हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार जांगिड। स्वागत है आपका विनोद केमिस्ट्री क्लब सीकर में। स्टूडेंट्स, कोविड-19 के चलते हमने कुछ दिन वीडियो जो है वो स्टॉप कर दिए थे। यूट्यूब चैनल पे हमने नहीं डाले थे वीडियो। आपने सर्च किए होंगे लेकिन आपको कोई नया वीडियो या नया नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो आज फिर से हाजिर हूँ स्टूडेंट्स में एक नए वीडियो के साथ, और हमारा जो लेसन नंबर 14 चल रहा था बायोमोलिक्यूल्स, तो इस लेसन में हमारा लास्ट टॉपिक रह रहा था न्यूक्लिक एसिड। इससे पहले का जो चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये न्यूक्लिक एसिड वाला जो टॉपिक है वो लास्ट है। इसमें 2 से 3 वीडियो बनेंगे, तो मैं वो वीडियो जो है वो डाल दूँगा। उसके बाद में आपको इस पूरे लेसन की PDF भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, PDF भी आप ले सकते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए है। आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप नोट्स वहाँ से लेंगे, तो PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो ये बचा हुआ लेसन है। इसमें टॉपिक जो है हमारा वो है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड को पढ़ेंगे अपन डिटेल से। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो देखो न्यूक्लिक जो एसिड है, इस न्यूक्लिक एसिड की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1869 में, 1869 में। 1869 में फेडरिक मिसर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी 1869 में। ठीक है, तो फेडरिक मिसर ने 1869 में न्यूक्लिक एसिड को खोजा फर्स्ट। देखो इन्होंने इस न्यूक्लिक एसिड को ना मवाद जो कोशिकाएं होती हैं उन मवाद कोशिकाओं से के केंद्रक से प्राप्त किया था। न्यूक्लिक एसिड को वहां पे खोजा था, इसको मवाद कोशिकाओं में खोजा गया था, वहां से पृथक किया गया था न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA और RNA, तो ये होते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो इनको जो मवाद कोशिकाएं होती है ना उनके केंद्रक से पृथक किया गया था। किसने किया था? फेडरिक मिसर ने। कब किया था? 1869 में। ओके, तो इसे फिर उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। मवाद कोशिकाओं के से न्यूक्लिक एसिड को पृथक किया और इसे न्यूक्लिन नाम दिया, न्यूक्लिन। ठीक है, ये नाम दिया था किसने? फेडरिक मिसर ने। कब खोजा? 1869 में। किन में खोजा? मवाद कोशिकाओं के केंद्रक से इसको पृथक किया और नाम क्या दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। ध्यान रखें, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान दें। ये 3-4 बातें हैं कि न्यूक्लिक एसिड की खोज जो हुई थी वो 1869 में फेडरिक मिसर ने की। ठीक है, और कहाँ से प्राप्त किया था? मवाद कोशिकाओं के केंद्रक से इसको पृथक किया था और नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। ओके, हम बात करते हैं अब इसके बाद में किसे न्यूक्लिक एसिड किसने कहा, न्यूक्लिक अम्ल इसको नाम किसने दिया। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था रिचार्ड अल्टमान। ठीक है, रिचार्ड अल्टमान जो है इन्होंने इसे यानी किसे? न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड किसने बताया? रिचार्ड अल्टमान ने। और इसे बताया उन्होंने 1889 में, 1889 में उन्होंने इसे न्यूक्लिक एसिड बताया, यानी न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। किसने? रिचार्ड अल्टमान ने। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, और अगर वैसे याद रखो तो आप, तो लगभग 20 साल बाद, 20 ईयर्स बाद में इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था रिचार्ड अल्टमान ने। ठीक है, खोज के तो 20 साल बाद। अब हम बात करते हैं जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड ये कोशिका जो होती है ना उसके नाभिक में पाया जाता है ना, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। DNA और मोस्टली DNA, फिर RNA जो होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो मुख्यतः DNA जो होता है न्यूक्लिक एसिड में वो नाभिक में पाया जाता है और कुछ मात्रा में RNA में पाया जाता है। RNA ज़्यादा होता है कोशिका द्रव्य में, लेकिन कुछ मात्रा में नाभिक में पाया जाता है जो वहाँ पे अपना कार्य करता है। तो यहाँ पे देखो, कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवंशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कोशिका का जो नाभिक होता है, केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर ना आपने एक जाल जैसी संरचना देखी होगी। अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो वो समझ जाएंगे, जाल जैसी संरचना जिसे क्रोमेटिन जाल बोला जाता है। तो वो क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। तो कोशिका के नाभिक में उपस्थित
वे कण जो आनुवंशिक लक्षणों के उत्तरदायी आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं ना, आनुवंशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो उन लक्षणों के लिए जो उत्तरदायी होते हैं उन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। गुणसूत्र हिंदी में अपन बोलते हैं, तो गुणसूत्र कहा जाता है, क्रोमोसोम्स कहा जाता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के नाभिक में उपस्थित होते हैं। ये कण होते हैं छोटे, जो क्या करते हैं? आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य भी करते हैं, और आनुवंशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं ये। तो इन्हें कहते हैं क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। ठीक है, इनके ऊपर जीन्स पाए जाते हैं, जीन्स इन्हीं के बने होते हैं, डीएनए आरएनए के। तो ये होते हैं क्रोमोसोम्स। तो वे कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवंशिक लक्षणों के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। एक है ना, एक लाइन का क्वेश्चन अगर बन जाए तो। ठीक, अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन व जैव अणु से मिलकर के बने होते हैं। यानी न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन, इसमें प्रोटीन पाई जाती है, और कुछ जैव अणु जो होते हैं ना वो होते हैं इसके। तो प्रोटीन और जैव अणु से मिलकर के क्या बना होता है? न्यूक्लिक एसिड जो है वो बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल बना होता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के, अभी बताया था मैंने कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आरएनए, एक होता है डीएनए। आर फॉर राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डी फॉर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। एन का मतलब न्यूक्लिक, ए पर मतलब एसिड। तो राइबोज आरएनए और डीएनए, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये तो दो होते हैं हमारे। तो न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, आरएनए और डीएनए। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना उसका आणविक संगठन क्या होता है, यानी कि वो किस प्रकार से बना होता है ना, किन किन से मिलकर के बना होता है, उसको बनाने वाली इकाइयां क्या हैं, तो वो आणविक संगठन कहलाता है उसका भाई, है ना। तो कैसे बना होता है, तो न्यूक्लिक एसिड का हम पढ़ेंगे आणविक संगठन। तो इसका जो आणविक संगठन होता है ना वो देखो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना वो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना वो आपस में मिलकर के लंबी श्रृंखला बनाते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड बनाती है, डीएनए और आरएनए बनाती है। तो हम न्यूक्लियोटाइड मुख्य मानते हैं इसका। जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लिक, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है एक तरह से। तो मुख्यतः न्यूक्लियोटाइड होता है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना करके न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला जो होती है ना, न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले जो यौगिक होते हैं उन्हें न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, है ना। न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले यौगिकों को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। अर्थात अगर मैं एक लाइन बोलूं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अभी बताया था मैंने, पॉलीन्यूक्लियोटाइडों को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली कब होंगे भाई? बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड जो हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं बहुत सारे, वो आपस में एक श्रृंखला में जुड़ जाएंगे तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हो जाता है। तो हम कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइडों को ही क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। देखो जब न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ना, अब इसका संगठन हमें ज्ञात करना है। तो जब न्यूक्लिक अम्ल का संगठन ज्ञात करते हैं तो इसका क्या करते हैं? जल अपघटन करवाते हैं। तो जब न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन करवाया जाता है तो ये जल अपघटन द्रव अमोनिया यानी लिक्विड NH3 द्रव अमोनिया की उपस्थिति में करवाया जाता है, और इसके लिए ना कुछ टेम्परेचर दिया जाता है। ये अलग अलग टेम्परेचर पे इनका जल अपघटन होता है, जिससे ये अलग अलग पदार्थ प्राप्त होते हैं ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? द्रव अमोनिया की उपस्थिति में जब इसका जल अपघटन कराया जाता है तो इसके लिए जो टेम्परेचर होता है फर्स्ट में, जब न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन कराते हैं यानी न्यूक्लियोटाइड बनेंगे न्यूक्लिक अम्ल से, तो ये 115 डिग्री सेल्सियस ताप, और एक एंजाइम होता है न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन करने वाला, वो होता है न्यूक्लिएज एंजाइम। तो न्यूक्लिएज एंजाइम और 115 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अमोनिया की उपस्थिति में क्या करवाते हैं? न्यूक्लिक एसिड का जल अपघटन कराते हैं। फर्स्ट शुरू में ये करवाते हैं। तो जैसे ही इनकी उपस्थिति में, यानी द्रव अमोनिया की उपस्थिति में 115 डिग्री सेल्सियस व न्यूक्लिएज एंजाइम की उपस्थिति में जब इसका जल अपघटन करवाया जाता है तो इससे न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होते हैं। यानी कि न्यूक्लिक अम्ल जिन पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं टूटती हैं और किस में बदलती हैं? न्यूक्लियोटाइड में बदलती हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब देखो फिर इस न्यूक्लियोटाइड का, अब और छोटी इकाई बनाएंगे तो फिर इस न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन करवाएंगे, फिर इसका जल अपघटन करवाएंगे न्यूक्लियोटाइड का,
तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, वही द्रव अमोनिया की उपस्थिति में इसका जल अपघटन होगा। लेकिन इसके लिए जो अब टेम्परेचर है वो बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अब इसके लिए टेम्परेचर की अधिक की आवश्यकता होगी। तो 175 यानी कि 175 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, इसको गर्म किया जाएगा। किस की उपस्थिति में? द्रव अमोनिया की उपस्थिति में। द्रव अमोनिया की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाएगा। कितने पे? 175 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका जल अपघटन करवाएंगे 175 डिग्री सेल्सियस और द्रव अमोनिया की उपस्थिति में, न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो न्यूक्लियोसाइड में अपघटित हो जाता है, यानी कि इससे छोटी इकाई प्राप्त होगी, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड किस में बदल जाएगा? न्यूक्लियोसाइड में। साथ में इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में ना, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड तभी बनेगी क्योंकि इसके साथ में जुड़ा होता है फास्फोरिक अम्ल का अणु। ठीक है, तो ये फास्फोरिक अम्ल का अणु हो जाएगा अलग, किससे? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड से फास्फोरिक अम्ल का अणु जब अलग हो जाएगा ना, तो उससे एक न्यूक्लियोसाइड प्राप्त होगी और फास्फोरिक अम्ल का अणु जो है वो अलग से प्राप्त हो जाएगा। तो ये अलग हो जाएगा, पृथक होते ही न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड से क्या प्राप्त होगा? न्यूक्लियोसाइड। कब होगा? जब फास्फोरिक अम्ल का अणु न्यूक्लियोटाइड से पृथक हो जाएगा, तो वो क्या बच जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बच जाएगा। ठीक है, हाँ। अब जो ये न्यूक्लियोसाइड प्राप्त हुआ है, इस न्यूक्लियोसाइड को हम क्या करते हैं? HCl जो अम्ल होता है, एसिड होता है HCl, इस अम्ल की उपस्थिति में इसको क्या कर देते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म कर देते हैं इसको। और जैसे इसको HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो ये न्यूक्लियोसाइड जो होता है ना, ये न्यूक्लियोसाइड पेंटोस शर्करा व नाइट्रोजनी क्षारक में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। और इससे दो इकाइयां प्राप्त होती हैं, पेंटोस शर्करा व नाइट्रोजनी क्षारक। तो ये प्राप्त हो जाती हैं। अब देखो, न्यूक्लियोटाइड था, उसका जल अपघटन करवाया हमने। पहले न्यूक्लिक अम्ल का करवाया तो न्यूक्लियोटाइड प्राप्त हुआ। फिर न्यूक्लियोटाइड का हमने जल अपघटन करवाया तो एक फास्फोरिक अम्ल का अणु प्राप्त हुआ जो अलग हो गया, उससे छोटा कोई अणु नहीं था। फिर उसके बाद में न्यूक्लियोसाइड बच गया था। न्यूक्लियोसाइड का करवाया तो हमें पेंटो शर्करा और क्या पर गया? प्राप्त हो गया नाइट्रोजनी क्षारक, यानी कार्बनिक क्षारक प्राप्त हो गए। तो हमें न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन से मुख्यतः 3 इकाइयां प्राप्त हुई हैं। देखो, एक तो फास्फोरिक अम्ल की, एक पेंटो शर्करा की और एक नाइट्रोजन क्षारक की, यानी 3 मुख्यतः इकाइयां प्राप्त हुई जिनके द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? न्यूक्लिक अम्ल बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे हम एक रेखा चित्र द्वारा समझ सकते हैं। न्यूक्लिक अम्ल है, द्रव अमोनिया की उपस्थिति में 115 डिग्री सेल्सियस ताप पर न्यूक्लियस एंजाइम की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करवाया तो क्या प्राप्त हुआ हमें? न्यूक्लियोटाइड, है ना, न्यूक्लिक अम्ल से न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फिर उसको द्रव अमोनिया की उपस्थिति में वही 175 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया? गर्म किया। ठीक है, तो इससे क्या प्राप्त हो गया? फास्फोरिक अम्ल और प्लस में न्यूक्लियोसाइड। तो ये फास्फोरिक अम्ल पृथक हो गया, न्यूक्लियोसाइड प्राप्त हो गया। अब ये न्यूक्लियोसाइड थोड़ी एक जटिल, यानी कि एक बड़े अणु की संरचना है। फिर इसका जल अपघटन वापस से करवाया हमने। ठीक, यानी वापस इसको गर्म किया, किसकी उपस्थिति में? HCl की उपस्थिति में। यानी HCl की उपस्थिति में इसको गर्म किया। गर्म करने पर न्यूक्लियोसाइड जो है ना, उससे एक तो पेंटो शर्करा, शर्करा और क्षारक, ये 2 चीजें प्राप्त होगी। पेंटो शर्करा और क्षारक, ये 2 चीजें प्राप्त हो गई। तो इसका मतलब एक फास्फोरिक अम्ल पहले प्राप्त हो गया, फिर पेंटो शर्करा और नाइट्रोजनी यानी कार्बनिक क्षारक बाद में प्राप्त हो गए। तो 3 चीजें प्राप्त हुई, ये 3 चीजें, फास्फोरिक अम्ल, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक यानी क्षारक, ये न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन से प्राप्त हुआ। इसका मतलब न्यूक्लिक अम्ल के संगठन में हमें पता चल रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल के संगठन में ना 3 इकाइयां होती हैं। एक होता है फास्फोरिक अम्ल, दूसरा होता है शर्करा, तीसरा होता है नाइट्रोजनी क्षारक। तो इसके जल अपघटन से 3 इकाइयां प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो हो गई ना, आता है न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन से कितनी इकाइयां प्राप्त होती हैं? 3 इकाई। 3 इकाइयों से मिलकर के बना होता है न्यूक्लिक अम्ल। कौन कौन से? फास्फोरिक अम्ल, पेंटो शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक, ये 3 हो गए। तो इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे हम तीनों इकाइयों को ना अलग अलग पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, तीनों इकाइयों को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फास्फोरिक अम्ल की। और फास्फोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है H3PO4। देखो P है ना, और एक होता है इसके साथ में डबल बॉन्ड O। ठीक है, एक होता है OH, एक होता है OH और एक होता है OH। अब देखो आप OH, ठीक है, अब देखो आप एक H, एक H, एक H, 3 तो H हो गए, एक O, एक O, एक O, एक O, 4 O हो गए। तो 3 H, 4 O और 1 P, तो H3PO4, H3PO4, P 1 है, O 4 है, H 3 है। तो इसका ये सूत्र होता है H3PO4। ये संरचना हो गई मैंने जो बनाई अभी, आगे भी बना रखी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये हो गया फास्फोरिक अम्ल। अब देखो एक एक इकाइयों को पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले फास्फोरिक अम्ल की बात कर लेते हैं, ठीक है। फास्फोरिक अम्ल की तो देखो ये रही पी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच, ठीक है। अब देखो अगर इससे एक, क्योंकि ओ एच जो होता है ना वो एच प्लस त्यागेगा, है ना, और ओ माइनस का हो जाता है। तो अगर ये एच प्लस त्याग करके, क्योंकि अम्ल है तो अम्ल तो एच प्लस ही देता है भाई, तो ये एच प्लस त्याग करके, और यदि ये इस प्रकार से हो जाता है तो देखो ये हो गया, एक एच त्यागा एक माइनस, दूसरा एच त्यागा दूसरा माइनस, तीसरा एच त्यागा तीसरा माइनस, क्योंकि एच प्लस ओ एच माइनस, एच प्लस ओ एच माइनस, देखो ये बॉन्ड होता है ना ये वाला, ये इसके बीच का। तो देखो ओ की विद्युतीयता ज्यादा होती है तो बंद के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब ये बंद टूटेगा तो अपने और खींच लेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, ये बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो ओ के ऊपर माइनस और एच के ऊपर प्लस। तो एच प्लस के रूप में हट गया और ओ के ऊपर क्या आ गया माइनस। तो तीन एच थे, इससे तीनों एच हटे, तीनों के ओ के ऊपर क्या आ गया माइनस, क्योंकि एक तो डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है। तो इसको या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं PO4, लेकिन 1 2 और 3 माइनस, देखो ये रहे 1 2 और 3 माइनस, तो PO4 3, तो फास्फेट अणु इसको बोला जाता है। 3 एच जोड़ दो फास्फोरिक अम्ल हो जाता है, ठीक है, पहली इकाई। दूसरी इकाई की बात करते हैं हम। दूसरी इकाई है पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा, देखो न्यूक्लिक अम्ल दो होते हैं, एक तो डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए जो होते हैं ना उन दोनों में, क्योंकि दोनों न्यूक्लिक अम्ल है, तो न्यूक्लिक अम्ल को बनाने वाली की इकाई क्या है, पेंटोज शर्करा। तो इसका मतलब डीएनए और आरएनए के अंदर क्या पाई जाएगी, पेंटोज शर्करा पाई जाती है। सिंपल ही बात है भाई। न्यूक्लिक अम्ल की जो प्रकार है डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल में पेंटोज शर्करा क्योंकि 3 इकाई है, तो पहला तो हो गया फास्फोरिक अम्ल, दूसरा पेंटोज शर्करा। तो ये न्यूक्लिक अम्ल की इकाई है, तो ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल है, तो इन दोनों में क्या पाई जाएगी, पेंटोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। लेकिन आरएनए में जो पेंटोज शर्करा पाई जाती है उसको बोलते हैं डी राइबोज शर्करा, ठीक है। राइबोज शर्करा होती है, डी राइबोज शर्करा, क्योंकि ये इसका विन्यास डी होता है ना, डी विन्यास होता है। 16th लेसन में पढ़ेंगे अपन विन्यास के बारे में अच्छी तरह से। तो इसका डी विन्यास होता है, तो आरएनए में पाई जाती है डी राइबोज शर्करा, लेकिन डीएनए में पाई जाती है D2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डी तो होता है इसका विन्यास, लेकिन 2 नंबर पे जो ऑक्सीजन होता है ना वो नहीं होता है, इसलिए 2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा, 2 डीऑक्सी, दूसरे पे जो ऑक्सीजन होता है वो नहीं होने के कारण इसको 2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा, तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है इसमें। डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन नहीं, इसलिए 2 डीऑक्सी राइबोज डी, तो D2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा किसमें पाई जाती है, डीएनए के अंदर पाई जाती है। तो इन दोनों में पाई जाती है। अब देखो पेंटोज शर्करा जो है वो इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन, ठीक है। तो देखो 5 कार्बन बना ले अपन सीधी श्रृंखला में, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये 5 कार्बन अपन ने बना लिए सीधी श्रृंखला में, और तीनों पांचों कार्बन जो है उनको एक कलबंध से जोड़ दिया। अब पहला कार्बन जो होता है ना, क्योंकि पेंटोज है तो ये एल्डो पेंटोज है। एल्डो का मतलब होता है एल्डिहाइड समूह, तो पहले कार्बन पे एल्डिहाइड समूह जोड़ दिया, C डबल बॉन्ड OH समूह जोड़ दिया, ठीक है, CHO समूह। फिर उसके बाद में बाकी जितने भी कार्बन है उन कार्बन पे OH समूह जुड़ेंगे, ठीक है, OH समूह जुड़ेंगे, और उसकी जो बैलेंसी बच जाती है वो हाइड्रोजन द्वारा कंप्लीट हो जाती है। तो तीनों कार्बन से हमने OH जोड़ दिया, उसके बाद में हाइड्रोजन द्वारा इसकी पूर्ति हो गई। चौथे कार्बन पे यानी लास्ट वाले कार्बन पे भी OH जोड़ दिया, और 2 हाइड्रोजन जोड़ करके इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, तो हाइड्रोजन द्वारा इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं। तो CHO CHOH CHOH CH2OH, ये 5 कार्बन हो गए, इसे पेंटोज शर्करा बोलेंगे, ठीक है। और एल्डो पेंटोज बोले क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, इसलिए इसे एल्डो पेंटोज बोलेंगे। तो ये है डी राइबोज शर्करा, ये डी राइबोज शर्करा है, ठीक। अब यदि इसकी चक्रीय संरचना देखें अपन, तो देखो इसका पहला कार्बन जो है ना, पहला कार्बन इसका CHO समूह और इसके चौथे कार्बन का OH समूह, ये आपस में चक्रीय संरचना का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो ये डबल बॉन्ड O, ये क्या करेगा, बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। O जो है वो बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो O के ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ इस चौथे कार्बन के इस OH को देखो, तो OH के अंदर क्या होता है, O की विद्युतीयता ज्यादा होती है, तो O बंद के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H प्लस के रूप में इसको त्यागेगा ना, यहाँ पे H प्लस निकलेगा, तो ये H प्लस क्या करेगा, इस O माइनस के साथ में आकर के जुड़ जाएगा। देखो एल्डिहाइड वाला जो O है ना, बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो माइनस हो जाएगा, इसके साथ आकर जुड़ जाएगा, तो देखो ये बन गया OH, ठीक। अब ये प्लस का रह गया, और ये जो है ना ये O, ये माइनस का हो गया, तो ये वाला जो प्लस का कार्बन है ना इस माइनस वाले O के साथ में जुड़ गया, देखो ये जुड़ रहा है, ठीक है, ये जुड़ करके, और ये इस प्रकार से चक्रीय संरचना का फॉर्मेशन करता है। और इस चक्रीय संरचना को बोलते हैं, ये बीटा संरचना बनती है, क्योंकि 2 प्रकार की चक्रीय संरचना बनती है, अल्फा और बीटा।
तो इसमें देखो पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पे OH, देखो एक तो ये तो किधर हो गया बाईं ओर, ये हो गया दाईं ओर, तो एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए इसे बीटा संरचना बोलेंगे। तो इसका बोलेंगे बीटा डी राइबोज शर्करा। तो ये होगी बीटा डी राइबोज शर्करा। ओके, तो ये चक्रीय संरचना होगी और ये कैसी होगी, अचक्रीय संरचना। तो ये दोनों पेंटोज शर्करा की संरचना होगी। अब देखो यहाँ पे एक हार्वर्ड संरचना और होती है। ये हार्वर्ड संरचना हमने देखो जो वो ग्लूकोज फ्रक्टोज, हाँ उन सभी में पढ़ा था हमने हार्वर्ड संरचना। तो ये देखिए इस चक्रीय संरचना की हार्वर्ड संरचना बनाएंगे। तो कितने कार्बन हो गए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो 4 कार्बन तो श्रृंखला में है और 5वां कार्बन श्रृंखला से बाहर है। तो इसका मतलब 1 ऑक्सीजन इसके साथ में, तो 5 सदस्य वाली वलय बनेगी। तो ये देखिए आप यहाँ पे ये बन गई है। OH ऊपर है क्योंकि बीटा डी है, डी है बीटा है, तो इसलिए OH H H OH H OH CH2 OH और H हो गया। लास्ट वाले 5वां कार्बन ऊपर की तरफ हो गया। तो इस प्रकार से ये RNA की है। तो ये पेंटोज शर्करा जो है ये RNA की एक बीटा डी राइबोज शर्करा की हार्वर्ड संरचना है। ठीक है, इसके बाद में DNA में, ये RNA में होगी। अब DNA में देखें तो DNA में देखो यहाँ पे OH H, लेकिन यहाँ पे H और नीचे OH था, लेकिन O गायब हो गया और क्या रह गया, अकेला H रह गया। बस इसीलिए इसको डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं। कौन से कार्बन पे, ये पहला और ये दूसरा कार्बन, इसलिए बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा ये किस में पाई जाती है, DNA में पाई जाती है। बाकी संरचना सेम है, केवल दूसरे कार्बन पे, यानी पहले के बाद में दूसरे कार्बन पे OH का जो O है ना वो नहीं होता है, केवल H ही होता है। ठीक, बाकी सेम संरचना होती है RNA के समान, केवल दूसरे कार्बन पे हमें देखना H होता है OH की जगह। RNA में जबकि यहाँ नीचे OH होगा और यहाँ पे क्या है, केवल H है। तो ये है बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने नोट भी लिख रखा है कि इनमें C2 कार्बन पर O अनुपस्थित होता है, किसमें, DNA में, इसीलिए इसको बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पेंटोज शर्करा दूसरी इकाई DNA RNA यानी न्यूक्लिक अम्ल की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नाइट्रोजनी क्षारक तीसरी इकाई ऑर्गेनिक बेस। तो यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षारक की बात करते हैं अपन, यानी कार्बनिक क्षारक की बात करते हैं, ऑर्गेनिक बेस की बात करते हैं। तो देखो ऑर्गेनिक बेस जो है ना, ऑर्गेनिक बेस नाइट्रोजनी क्षारक, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं भाई। इट्स 2 टाइप, 2 प्रकार के होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं ना, कार्बनिक क्षारक, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्यूरिन, ठीक, और एक होता है पिरीमिडीन। तो प्यूरिन जो होता है ना, इस प्यूरिन में 6 सदस्य वाली वलय पाई जाती है, एक और एक 5 सदस्य वाली वलय पाई जाती है। तो प्यूरिन में 2 वलय पाई जाती हैं, एक तो 6 कार्बन वाली और एक 5 कार्बन वाली। यानी एक तो 6 सदस्य वाली वलय, जरूर नहीं है 5-6 कार्बन ही हो, एक तो 6 सदस्य वाली वलय और एक 5 सदस्य वाली वलय। ठीक, उनमें नाइट्रोजन ही क्षारक है, तो सीधी सी बात है नाइट्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित होंगे। तो ये 2 वलय से मिलकर के बना होता है प्यूरिन। तो सिंपली 2 वलय से मिलकर बना होता है, एक तो 6 कार्बन 6 सदस्य वाली और एक 5 सदस्य वाली। तो देखो प्यूरिन की संरचना मैंने बना रखी है, याद रख लेना, कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है प्यूरिन की संरचना बनाइए। तो ये देखिए प्यूरिन की संरचना। अब देखो 6 सदस्य वाली वलय जो है, तो इस 6 सदस्य वाली वलय में 2 नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित है, बाकी सारे कार्बन है। तो 1 2 3 4 कार्बन है और 2 नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित है। और दोनों नाइट्रोजन परमाणु जो है ना वो क्या है, डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी कि तीनों वैलेंसी है ना डबल बॉन्ड द्वारा पूरी हो रही है, कोई हाइड्रोजन इनके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, इसी के साथ में जुड़ी होती है एक 5 कार्बन वाली या 5 सदस्य वाली वलय, 5 सदस्य वाली वलय। इस 5 सदस्य वाली वलय में भी क्या है, 2 नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित है, लेकिन एक नाइट्रोजन परमाणु तो है ना इसके अंदर डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो नाइट्रोजन परमाणु है उससे एक सिंगल बॉन्ड द्वारा H जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये 2 सदस्य वाली वलय होगी, 6 वाली और 5 वाली। ठीक है, 6 वाली और 5 वाली, तो ये 2 वलय हो गई। तो ये तो होगी प्यूरिन की। अब हम बात करते हैं पिरीमिडीन की। सॉरी, प्यूरिन 2 प्रकार की होती है, एक तो एडेनिन, 2 होती है इस प्यूरिन, एक एडेनिन एक ग्वानिन। ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन में 2 होते हैं क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक 2 होते हैं प्यूरिन में क्षारक, एडेनिन और ग्वानिन, यानी A और G, एडेनिन ग्वानिन। ठीक है, अब देखो प्यूरिन की संरचना जो होती है वो 5 और 6 सदस्य वाली होती है, 6 और 5 सदस्य वाली होती है। ठीक है, संरचना सेम रखनी है अपने को, संरचना प्यूरिन वाली याद रखनी है, ये वाली संरचना याद रखेंगे अपन। अब कहाँ से क्या हटा करके क्या जोड़ना है वो आगे जो है ना, अपन एडेनिन और ग्वानिन 2 है इसकी, तो प्यूरिन जो होता है 2 होती है, एडेनिन और ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन की संरचनाओं में प्यूरिन की संरचना तो होगी मुख्य है, तो उसमें क्या जोड़ना है क्या हटाना है वो देखना है हमें। तो देखो इस कार्बन पे हमें क्या जोड़ देना है, NH2 जोड़ देना है। ठीक, केवल NH2 जोड़ देना है, इस कार्बन पे NH2 जोड़ देना है।
ठीक है, जैसे इस कार्बन पे NH2 जोड़ देंगे तो एडेनिन की संरचना बन जाएगी। प्यूरिन में एडेनिन की संरचना बन जाएगी। प्यूरिन की संरचना में ही क्या करना है, यहाँ पे क्या जोड़ना है, NH2 जोड़ना है, तो एडेनिन की संरचना बन जाएगी। ठीक, और यदि इसके इसी प्यूरिन की संरचना में यदि यहाँ पे हम डबल बॉन्ड O जोड़ दें, जहाँ पे हमने NH2 जोड़ा ना उसकी जगह पे हम डबल बॉन्ड O जोड़ दें और यहाँ पे NH2 जोड़ दें, देखो ये रहा, इस कार्बन से वो हाइड्रोजन हट, यहाँ पे हाइड्रोजन है इनडायरेक्टली, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन हट करके इसकी जगह पे NH2 जोड़ दें, तो जो NH2 हमने यहाँ जोड़ा था वो कहाँ जोड़ दिया, ग्वानिन में यहाँ जोड़ दिया, और जहाँ NH2 जोड़ा था उसकी जगह क्या जोड़ दिया, डबल बॉन्ड O जोड़ दिया। बस इतनी सी याद रखें आप इस टाइप से, तो ये हो जाएगी ग्वानिन की संरचना। तो ये ग्वानिन की संरचना, ये एडेनिन की संरचना है। ठीक है, ये हो गया एडेनिन ग्वानिन की संरचना। अब हम बात करते हैं पिरिमिडीन की। ठीक है, पिरिमिडीन जो होती है ना वो 6 सदस्य वाली वलय होती है केवल, इसमें 5 सदस्य यानी 2 वलय नहीं जुड़ी, तो इसमें केवल एक ही वलय होती है, 6 सदस्य वाली वलय होती है, और ये विषम चक्रीय होती है। विषम चक्रीय, विषम चक्रीय का मतलब होता है कि कार्बन के साथ में नाइट्रोजन, ये भी विषम चक्रीय है, लेकिन ये एक ही वलय होती है 6 सदस्य वाली, और इसमें विषम चक्रीय होती है ये, यानी अकेले कार्बन नहीं, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु नहीं, इसमें नाइट्रोजन परमाणु यानी अन्य परमाणु भी उपस्थित होता है। तो विषम चक्रीय एकल इकाई होती है, और ये कितने सदस्य वाली होती है, 6 सदस्य वाली वलय होती है। ठीक, तो ये पिरिमिडीन जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम पिरिमिडीन की संरचना की बात करते हैं। तो पिरिमिडीन की ये संरचना है भाई, जैसे अपन बेंजीन की संरचना नहीं बनाते, सेम बेंजीन वाली संरचना बना लो, और ये वाले जो 2 कार्बन है ना इस वाले पे, यानी ये वाले और ये वाले पे, ये तो तीनों एक साथ रहने दो, उसके बाद में ये वाला, फिर एक कार्बन, फिर उसके बाद में ये यहाँ पे ये 3 जगह पे 3 सदस्य, ये यहाँ पे अल्टरनेट क्रम में क्या जोड़ दो, N जोड़ दो, पहले N जोड़ दो, फिर छोड़ दो, फिर N जोड़ दो। ठीक है, ये 2 N परमाणु यहाँ पे जोड़ दो, नाइट्रोजन परमाणु यहाँ पे जोड़ दो, तो ये 6 सदस्य वाली यानी बेंजीन लाइक संरचना होगी। वही एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड जुड़े हुए, केवल कार्बन यानी CH, यहाँ पे CH वो हटा करके समूह, और इसकी जगह क्या जोड़ दिया हमने, N जोड़ दिया, सिंपल। अब देखो ये होगी पिरिमिडीन की संरचना। तो पिरिमिडीन की संरचना याद रखें, एडेनिन ग्वानिन की संरचना याद रखें, तो उसमें आ सकती है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं, पिरिमिडीन 3 प्रकार का होता है, तो इसी संरचना में ना कुछ हाइड्रोजन हटा करके और उसकी जगह कुछ जोड़ेंगे तो वो तीनों अलग अलग प्रकार की बन जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, 3 है ये, तो ये पहला है थाइमिन, साइटोसिन, और एक होता है यूरेसिल, 3 होते हैं ये पिरिमिडीन। तो हम चाहे थाइमिन की बात कर लेते हैं, है ना, थाइमिन के बारे में जानकारी करते हैं। तो थाइमिन देखो 6 सदस्य वाली वाला होगी बेंजीन लाइक, जिसमें 2 NN जुड़े हुए, तो ये तो हो ही गई। अब यहाँ से देखो कहाँ से हाइड्रोजन हटा करके क्या जोड़ना है, तो देखो यहाँ पे एक तो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला ऊपर वाला देखो, ये वाला बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, बॉन्ड को तोड़ दिया, और यहाँ पे इस कार्बन पे देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O जोड़ दिया, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तभी तो 2 वैलेंसी खाली होगी, तभी डबल बॉन्ड O जुड़ पाएगा, वरना तो एक ही वैलेंसी रहेगी, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो एक ही वैलेंसी रहेगी। तो ये ब्रेक करेंगे बॉन्ड, इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड O जोड़ेंगे, तो एक तो ये जोड़ देंगे, थाइमिन के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, इस कार्बन पे ना एक H है, उस H को हटा करके इस वाले कार्बन पे एक H है, उस H को हटा करके उसकी जगह पे क्या जोड़ दिया हमने, CH3 जोड़ दिया, सिंपल। अब इसके बाद में ये N है, ये N, ठीक है, इस N में ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो N की वैलेंसी खाली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड ये ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने, C डबल बॉन्ड O, तो ये C डबल बॉन्ड O हो गया ना, डबल बॉन्ड O जोड़ दिया तो C तो ऑलरेडी है, तो डबल बॉन्ड O हो गया, तो एक डबल बॉन्ड ये और एक डबल बॉन्ड ये मतलब देखो एक दूसरे के क्रॉस में। और यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे ये, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूटा तो इस नाइट्रोजन की वैलेंसी खाली होगी, तो इसको पूरी किससे करेंगे, हाइड्रोजन से, देखो करी हुई है हाइड्रोजन से पूरी होगी ना, इस प्रकार से ये थाइमिन की होगी। अब साइटोसिन में क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ था ना, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, NH2, ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड O ऐसे कैसे रहने देंगे, ये तो, और यहाँ पे NH रहने देंगे, केवल यहाँ पे क्या करेंगे अपन, NH2 जोड़ देंगे, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक रहेगा, डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है ना वो ब्रेक नहीं होगा, इसमें तो 2 डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इसमें केवल एक ही डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला ही, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, यानी कि डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, और NH ऐसे कैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हो गई साइटोसिन, ठीक है, तो ये भी संरचना याद रखें। इसके बाद में है यूरेसिल, देखो थाइमिन और यूरेसिल में थोड़ा सा ही अंतर होगा, ठीक, थाइमिन और यूरेसिल में थोड़ा सा ही अंतर होगा। तो देखिए ये यूरेसिल है, यहाँ पे और यहाँ पे एक एक बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ये देखो ये वाले दोनों बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एन के दोनों डबल बॉन्ड, ये दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, देखो ये रहे, ठीक, इनकी जगह पे C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड जोड़ दिया, और ये NH ऐसे कैसे, तो यहाँ पे जो जोड़ा था ना CH3 वो नहीं जुड़ा हुआ है, देखो
यहाँ पे CH3 जोड़ रखा है ना, बस यूरेसिल में ये CH3 नहीं जोड़ेंगे, बाकी थाइमिन की जैसी संरचना होती है इसकी, केवल यूरेसिल में क्या नहीं जोड़ेंगे, ये CH3 जो है ना, जो थाइमिन में जुड़ा होता है वो यूरेसिल में नहीं जुड़ा होगा। ये देखिए नहीं जुड़ा ना, तो बस ये यूरेसिल, ये CH3 नहीं जुड़ा होगा यूरेसिल में, बाकी वो सेम होगा। अब देखो यहाँ पे DNA में, क्योंकि दो प्रकार के हो गए नाइट्रोजन क्षारक, एक तो प्यूरिन हो गया, एक पिरिमिडिन हो गया। तो डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन कौन कौन से पाए जाते हैं, आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन कौन कौन से पाए जाते हैं। तो डीएनए में प्यूरिन कौन कौन से पाए जाते हैं, तो प्यूरिन दो ही होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। तो प्यूरिन जो है वो डीएनए में दोनों पाए जाते हैं, एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पिरिमिडिन था वो तीन थे, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो डीएनए में जो है वो कौन कौन से पिरिमिडिन पाए जाते हैं, थाइमिन और साइटोसिन। संरचना मैंने बता दी है, याद रखें, थाइमिन और साइटोसिन ये दोनों क्या पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं, पिरिमिडिन नाइट्रोजन क्षारक। तो चार हो गए डीएनए में, कौन कौन से हो गए, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये चार हो गए डीएनए में। ठीक, चार होते हैं आरएनए में भी। तो आरएनए में प्यूरिन तो वही दो होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, ये तो दोनों आरएनए और डीएनए में दोनों में पाए गए, एडेनिन और गुआनिन ये तो आरएनए में पाए जाएंगे, प्यूरिन तो दोनों में पाए जाते हैं सेम। लेकिन प्रिमिडिन की बात करते हैं अपन अब, या आरएनए में। तो प्रिमिडिन जो है ना वो थाइमीन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। प्रिमिडिन जो है वो थाइमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। थाइमीन तो किस में पाया जाता है, डीएनए में, और यूरेसिल किस में पाया जाता है, आरएनए में। थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, यू, और साइटोसिन दोनों में होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजनी क्षारक। जो डीएनए और आरएनए का जब हम डिफरेंट पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए, तो वहाँ पे ये नाइट्रोजन क्षारक जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे थाइमीन है, यहाँ पे क्या है, यूरेसिल है। तो एक अंतर हो गया कि नहीं हो गया डीएनए और आरएनए में, तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें ये नाइट्रोजन क्षारक ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। देखो हमने अभी न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन करा, जल अपघटन से हमें प्राप्त हुआ कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ना वो 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है फास्फोरिक अम्ल, दूसरा होता है पेंटोस शर्करा, तीसरा होता है नाइट्रोजनिक क्षारक यानी कार्बनिक क्षारक, ठीक है। इन 3 इकाइयों से मिलकर बनता है। उन तीनों इकाइयों को हमने क्या किया, जल अपघटन द्वारा अलग अलग किया, राइट। अब इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। अब वापस क्या करेंगे भाई हम पहले तो हम अलग कर रहे हैं, और फिर अब क्या करेंगे, अब वापस जोड़ेंगे कि कैसे जुड़ करके कैसे न्यूक्लिक अम्ल बनता है। तो हम यहाँ पे इसकी संरचना जो है ना उसके निर्माणकारी भाग पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल की संरचना के कौन कौन से निर्माणकारी भाग होते हैं। तो ये निम्न निर्माणकारी भाग होते हैं इसके। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पहले तो न्यूक्लिक अम्ल होता है, फिर उसका जल अपघटन कराएंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, फिर न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन कराएंगे न्यूक्लियोसाइड बनता है ना, और फास्फोरिक अम्ल अलग हो जाता है, ठीक। फिर न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करवाते हैं तो उससे पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक यानी कार्बनिक क्षारक ये दो प्राप्त होते हैं। तो अब इनको जोड़ दें तो न्यूक्लियोसाइड ही तो प्राप्त होगा। तो सबसे पहली इकाई क्या होती है, न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि दो इकाइयों को जोड़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड प्राप्त होती है। तो न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखो न्यूक्लियोसाइड जो है ना वो क्या है, एक पेंटोस शर्करा यानी कि एक पेंटोज है ना, एक पेंटो शर्करा लें और उस पेंटो शर्करा के, क्योंकि 5 कार्बन थे, सॉरी 4 कार्बन थे, है ना, 5 कार्बन थे, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन जो चक्रीय संरचना बना, तो 5 कार्बन थे। तो पेंटो शर्करा जो है उस एक पेंटो शर्करा के पहले कार्बन पे, यानी 5 में से पहला नंबर किसको देंगे, तो फर्स्ट कार्बन पे, पहले कार्बन पे अगर कोई एक नाइट्रोजन क्षारक यानी कार्बनिक क्षारक जोड़ दिया, कोई सा भी एक, जो हमने पढ़े हैं 4 5, तो उनमें से कोई सा भी एक नाइट्रोजन क्षारक अगर जोड़ दिया जाता है या जुड़ जाता है तो उससे जो बनती है संरचना उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं भाई। आगे समझ में, देखो फिर से एक बार और देख लेते हैं अपन कि एक पेंटो शर्करा जो होती है, पेंटो शर्करा 5 कार्बन वाली, उस पेंटो शर्करा के C1 कार्बन पर यदि कोई भी एक नाइट्रोजन क्षारक जोड़ दिया जाता है, कार्बनिक क्षारक जोड़ दिया जाता है, तो इससे जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है, न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। ये न्यूक्लियोसाइड बनती है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि एक पेंटो शर्करा और एक नाइट्रोजन क्षारक, पेंटो शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक दोनों मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, सिंपल है ना। पेंटो शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक दोनों मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। क्योंकि न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन कराते हैं तो ये दोनों तो बनते हैं, पेंटो शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक। तो इसलिए कौन से कार्बन पे, पहले कार्बन पे जोड़ दो पेंटो शर्करा के, तो क्या जोड़ दो, नाइट्रोजन क्षारक, तो क्या बन जाएगी, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगी, राइट। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। जैसे नाम मान लो राइबो शर्करा है, ओके, ये राइबो शर्करा है और इस राइबो शर्करा से एक हम नाइट्रोजन क्षारक जोड़ रहे हैं, एडिनिन आया था ना, एडिनिन ए, एडिनिन गुआनिन दोनों प्यूरिन है, तो एडिनिन जोड़ दिया हमने, राइबो शर्करा से क्या जोड़ दिया, एडिनिन। तो
इससे जो बनने वाली न्यूक्लियोसाइड है उस न्यूक्लियोसाइड को बोलेंगे एडिनोसिन, क्योंकि राइबोज प्लस एडिनिन दोनों मिलकर के एक न्यूक्लियोसाइड बनाती है और वो न्यूक्लियोसाइड है एडिनोसिन। ये एग्जांपल है, ध्यान रखना। एडिनोसिन, एडिनोसिन क्या है? अब कंपटीशन लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे ध्यान दें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एडिनोसिन क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लिक अम्ल इटीसी आपको एग्जांपल देंगे। तो ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। ओके, किससे बना है? राइबोज शर्करा और एडेनिन क्षारक से, यानी कि पेंटो शर्करा और क्षारक से मिलकर बना होता है। ठीक है ना? तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन, संरचना। तो ये वीडियो यहाँ तक ही, क्योंकि इसके आगे जो है वो इसके अंदर ना आता नहीं है, इतने ही आते हैं। तो लास्ट है ये, इसके बाद में मैंने किया था वो आया नहीं। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद नहीं, आपको समझ में भी आया होगा अच्छी तरह से। तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट्स। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन आएगा, लाल लाल रंग में लिखा होगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। उसके बाद में एक घंटी का आइकन आएगा, घंटी के आइकन पे क्लिक करोगे तो उसमें ऑल नोटिफिकेशन का ऊपर ही ऊपर आएगा। उस ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो देखकर मज़ा आया होगा। ठीक है? तो ऐसे ही मैं नए नए वीडियो बनाता रहूँगा और प्रत्येक लेसन जो है अपन वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है? थैंक यू सो मच।